हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। तो आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में हम जानेंगे कि इंडियन बाइक और पाकिस्तानी बाइक्स में क्या फ़र्क है, कीमतों में क्या फ़र्क है, हर चीज़ में। तो ये बहुत कमाल की वीडियो होने लगी है। तो बिना किसी देरी के काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। कहाँ की लगती है? चाइना। चाइना, डेफिनेटली चाइना। लेकिन नहीं, जो चाइना की। आपने YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स पर कुछ इस तरह की वीडियो जरूर देखी होंगी, जिनमें पाकिस्तानी लोग भारत की लोकली मैन्युफैक्चर्ड बाइक्स और कार्स देखकर सरप्राइज और शॉक हो रहे होते हैं। वाकई ये हमारे पास देखी क्या यार, जो बाइक आपने दिखाई है ना, इनको देखने को दिल करता है? नहीं है? मुझे ये बताओ, इनको देखने को दिल करता है? हेलो राइडर्स, ये द ब्रूटाडे शो, और इस वीडियो में हम पाकिस्तान और भारत की ऑटो इंडस्ट्री का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाइक्स और कार्स की मैन्युफैक्चरिंग में भारत आज इतना आगे कैसे आ पाया है। सो लेट्स बिगिन। आज अगर हम भारतीय मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि हीरो, बजाज और टीवीएस की सस्ती कम्यूटर सेगमेंट बाइक्स को देखें तो ये काफी एडवांस्ड और हाईटेक दिखती हैं। गजब स्टाइल, गजब टेक्नोलॉजी, ग्लैमर, एक्सटेक, लीड द गेम। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ के कम्यूटर सेगमेंट में आज भी 80s और 90s के जमाने वाली कुछ इस तरह की बाइक्स देखने को मिलती हैं। और इनमें से एक भी पूरी तरह मेड इन पाकिस्तान नहीं है। And I've got to say, in all honesty, चाइना से इंपोर्ट होती है। it's the biggest piece of dog shit. अपनी बनाई हुई अर्ली 1940s में भारत की आजादी से पहले जब पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब से ही हिंदुस्तान मोटर्स, महिंद्रा और टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी ने ऑटोमोबाइल्स बनाने की शुरुआत कर दी थी। 1947 में भारत की इंडिपेंडेंस के बाद पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान बना। इसके बाद 1953 में जनरल मोटर्स की हेल्प से कराची में बने नेशनल मोटर्स प्लांट ने पाकिस्तान की पहली कार डेवलप की। फोर्ड, एक्साइड और डॉज जैसी कंपनीज ने भी पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर बसेस, ट्रक्स, कार्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। 1950s और 60s में पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री भी भारत की तरह ग्रो कर रही थी, पर 1970s में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वहां की ऑटो इंडस्ट्री के नेशनलाइजेशन के लिए पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन यानी कि पाको फॉर्म किया और कई ऑटोमोटिव कंपनीज को मर्ज करके नई कंपनी क्रिएट की जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी। कुछ सालों बाद यामाहा और कावासाकी ने लोकल कंपनीज के साथ मिलकर पाकिस्तान में कुछ बाइक्स इंट्रोड्यूस की, पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज और वीक इकोनॉमी की वजह से कोई भी ऑटोमोटिव कंपनी पाकिस्तान में ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई। 1990 तक पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री पर वहां की गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रहा, पर अच्छे रिजल्ट्स ना मिलने की वजह से गवर्नमेंट ने धीरे धीरे ऑटो कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। अर्ली 2000s में चाइना के साथ मिलकर आपमा यानी कि एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मोटरसाइकिल असेंबलर्स की स्थापना हुई, जिसने पाकिस्तान में चाइना से मोटरसाइकिल पार्ट्स इंपोर्ट करके उन्हें कंप्लीट बाइक के फॉर्म में असेंबल करके बेचना शुरू किया। इससे पाकिस्तान में सस्ती मोटरसाइकिल्स अवेलेबल हुई और काफी सारे लोगों को बाइक्स ओन करने का मौका मिला, पर सस्ते चाइनीज पार्ट से बनी इन बाइक्स की क्वालिटी काफी लो थी, जबकि सेम टाइम में भारतीय ऑटो इंडस्ट्री वर्ल्ड क्लास एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रही थी। 2000s में भारत की होम ग्रोन हीरो, बजाज, महिंद्रा, टाटा और टीवीएस जैसी कंपनीज अच्छी क्वालिटी की शानदार बाइक्स और कार्स मैन्युफैक्चर कर रही थी। साथ ही लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर की ऑटोमोटिव कंपनीज भी भारत में आकर अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रही थी, जिससे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला और अच्छी गाड़ियाँ भी। 60s से लेकर अर्ली 80s तक भारत में भी बाइक्स इंपोर्ट ही की जाती थी, लेकिन 90s में हुए लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से लगभग दुनिया की सभी कार और मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज ने भारतीय मार्केट में एंट्री ली। होंडा, कावासाकी और सुजुकी जैसी जापानीज कंपनीज ने भारत की लोकल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके 100cc सेगमेंट की फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स डेवलप की, जिन्हें कस्टमर्स का काफी अच्छा रिस्पांस मिला। 1981 में जापान की सुजुकी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर भारत में मारुति सुजुकी की स्थापना की, जिसका काम था भारत में कार्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स।
इनकी सस्ती और फ्यूल एफिशिएंट कार्स भारत में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि 90s और अर्ली 2000s में ज्यादातर लोग कार को मारुति कहकर ही बुलाते थे। 1998 में टाटा ने पूरी तरह भारत में बनी पहली कार इंडिका को लॉन्च किया। इसके बाद 2000 में महिंद्रा ने भी अपनी पहली प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल बुलेरो को लॉन्च किया। इसके बाद भारत में फोर्ड, ह्युंडई, सुजुकी और टोयोटा जैसी कंपनी से कम्पीट करते हुए भारत की टाटा और महिंद्रा लगातार इम्प्रूव करती रही। बढ़ती इकोनॉमी के साथ ही भारतीय बाइक्स की स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ती गई। कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए हीरो, बजाज और टीवीएस ने पावरफुल और स्पोर्टी बाइक्स बनाना शुरू किया। पल्सर और अपाचे को मिली ह्यूज सक्सेस के बाद बजाज ने केटीएम के साथ और टीवीएस ने बीएमडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप करके भारतीय मार्केट में केटीएम ड्यूक 390, आरसी 390, बीएमडब्ल्यू G3 10R और अपाचे RR 310 जैसी मिड साइज स्पोर्टी बाइक्स लॉन्च की। इसी बीच कार्स के मार्केट में भी भारत की टाटा और महिंद्रा ने हेक्सा, नेक्सॉन, टिगोर और एक्सयूवी जैसी टॉप क्लास पैसेंजर कार्स लॉन्च की। अच्छे फीचर्स और मजबूत बिल्ड क्वालिटी की वजह से ये मेड इन इंडिया कार्स फॉरेन ब्रांड की कार्स को मार्केट में टफ कंपटीशन देने लगी। The all-new Nexon with ESP as standard. It's next level. आज के टाइम में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है। यहाँ की हीरो मोटकॉर्प, बजाज और टीवीएस जैसी कंपनीज लार्ज नंबर्स में यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज में बाइक्स एक्सपोर्ट करती हैं। लैंड रोवर और जैगुआर जैसी कंपनीज को अक्वायर करके भारत की टाटा मोटर्स ने इनमें न्यू इनोवेशंस करने स्टार्ट किए हैं। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा और टाटा न्यू एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी डिजाइन कर रहे हैं, जो आने वाले समय में ज्यादा सेफ और एफिशिएंट ड्राइव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। ट्रायम्फ, हार्ली डेविडसन, केटीएम और बीएमडब्ल्यू जैसी वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल कंपनीज के साथ मिलकर भारत की बजाज, हीरो और टीवीएस जैसी कंपनीज न्यू मिड साइज बाइक्स डेवलप कर रही हैं, जिन्हें भारत के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इन मेन स्ट्रीम मैन्युफैक्चरर्स के अलावा भारत में ओला, एथर, अल्ट्रावायलेट, रिवोल्ट और सिंपल एनर्जी जैसे न्यू स्टार्टअप्स भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जो नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाकर भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मुझे चलना है दुनिया से तेज, नहीं मुझे सड़कों पे करनी है रेस, ना मुझे रास्ते पे करने हैं ड्रामे, नहीं मुझे गलियों में करना है चेज। आज भारतीय ऑटो इंडस्ट्री वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट ऑटो इंडस्ट्री है और इसकी वैल्यूएशन $100 बिलियन से भी ज्यादा है, जो भारत की टोटल जीडीपी का 7.1% कंट्रीब्यूट करती है। जबकि पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री वर्ल्ड में 35th रैंक पर है और इसकी वैल्यूएशन सिर्फ $220 मिलियन है, यानी कि भारतीय ऑटो इंडस्ट्री की वैल्यूएशन से 450 गुना कम। That's kind of small. पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री पर रिसर्च करते हुए मुझे इसका जो रीजन समझ आया वो है गवर्नमेंट की खराब पॉलिसीज और वीक इकोनॉमी। ऑटो कंपनीज के नेशनलाइजेशन की वजह से उनमें कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो ही नहीं पाई। पाकिस्तानी लोग सस्ते चाइनीज पार्ट्स इंपोर्ट करके असेंबल करते रहे। उन्होंने खुद कभी बाइक्स और कार्स बनाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इससे चाइना तो अमीर होता रहा पर पाकिस्तान में कोई भी अच्छी बाइक या कार डेवलप नहीं हो पाई। साथ ही पॉलिटिकल अनरेस्ट, करप्शन, टेररिज्म और लैक ऑफ एजुकेशन भी पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री के पीछे रह जाने का रीजन है। हम इंडियंस को थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे देश में एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट है, जो पूरी अथॉरिटी और बोल्ड स्ट्रेटजी के साथ टेस्ला जैसी कंपनीज को भारत में अपनी कार्स मैन्युफैक्चर करने के लिए इनकरेज कर रही है, ताकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़े और भारतीय इंजीनियर्स नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस हों। He really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but in the same time, बेटर पॉल्यूशन नॉर्म्स, स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस और अच्छी सड़कों के साथ भारतीय ऑटो इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है। पर इन टॉप क्लास व्हीकल्स के साथ साथ हम भारतीयों को बेटर ड्राइविंग मैनर्स और सेफ एंड सिक्योर राइडिंग हैबिट्स की भी जरूरत है, ताकि रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली कैजुअलिटीज को मिनिमाइज किया जा सके। नेशनल डेटा के अकॉर्डिंग रेकलेस ड्राइविंग और इररिस्पांसिबल राइडिंग की वजह से भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बाइक या कार चलाते हुए हमेशा अलर्ट रहें, स्पीड लिमिट और ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी
यार बहुत कमाल की ये वीडियो लगी यार। आप समझ आ गई है कि यार पाकिस्तान और इंडिया, मैं कहता हूँ कि यार बाइक्स और कार्स में इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया कितना 7.1 ऊपर है और पाकिस्तान किधर है आप खुद देख लें। और पाकिस्तान ने आज तक यानी पहले बनाता था, ये भी हमें अभी पता चला कि पहले बनाता रहा है, अब जो है ना वो भी नहीं बनाता रहा। चाइना के साथ इसने वो किया, अभी चाइना कोई वो कर रहा है। अगर इंडिया के साथ अभी भी जोड़ जाए तो बहुत कम आ सकता है और बहुत प्यारी क्वालिटी मिल सकती है और सस्ते दामों में मिल सकती है। तो इंडिया से कुछ हमें सीखना चाहिए कि यार इंडिया कहाँ से कहाँ हो गए और हम यहाँ के यहाँ, वरना 14 अगस्त 15 अगस्त क्या था, दोनों आज़ाद हुए थे और कहाँ से कहाँ इंडिया पहुँच गया है। हमें कुछ सीखना चाहिए इंडिया से। और दूसरा ये कि बिल्ड क्वालिटी आप यहाँ पे देखिए, बाइक 70 125 इनकी सिर्फ टैंक की टापे चेंज कर देते हैं, अगले साल नया आ जाता है न्यू वर्जन। लोग कहते हैं कि बस चलो भाई न्यू वर्जन है। और इंडिया में जो है ना वो हर एक चीज़ चेंज होती है हर साल। उसकी आप बिल्ड क्वालिटी आप चेक कर लें, उसकी आप लुक चेक कर लें, उसकी हर एक चीज़, कार टट आज जो है ना दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया इंडिया, बाइक्स और कार्स जो है ना इनमें, और भी कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। हम पाकिस्तानियों जो है ना इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।